हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ, आज करवाने जा रही हूँ आपको हिंदी कहानी जो यूजीसी नेट सिलेबस में लगी हुई हैं। सबसे पहले हम जो जितनी सिलेबस में कहानी लगी हैं उन कहानी, उनका प्रकाशन वर्ष और उनकी पत्रिका मैं अपने नोट्स के थ्रू आपको करवाऊँगी। देख लीजिए। नंबर 1 पर कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1901, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित है। नंबर 2 पर है चंद्रदेव से मेरी बातें, प्रकाशन वर्ष 1904, सरस्वती पत्रिका से निकली है। नंबर 3 पर है धुलाई वाली, 1907, सरस्वती पत्रिका से प्रकाशित हुई है। नंबर 4 दुनिया का सबसे अनमोल रतन, प्रकाशन वर्ष है 1907 से और 1908। कभी कभी यूजीसी 1907 भी मान लेता है, कभी 1908 भी माना गया है एग्जाम में। जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई है। नंबर 5 कानों में कंगना, 1913, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है। नंबर 6 उसने कहा था, 1915, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। आकाशदीप कहानी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1928 या 1929 है, दोनों याद रखिएगा आप। नंबर 8 पर है अपना अपना भाग्य, 1929 या 1931, विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई है। जिन जिन कहानियों में डबल डबल प्रकाशन वर्ष हैं आप उनको बिल्कुल याद रखिएगा, कभी कोई भी आ सकता है, बिल्कुल याद रखिएगा। नंबर 9 पर है ईदगाह, 1933, चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई है। गैंग्रीन, गैंग्रीन का एक और नाम है रोज कहानी का, 1934 में प्रकाशित हुई है। राही कहानी, 1947, हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। सिक्का बदल गया कहानी, 1948, प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई है। नंबर 13 पर है का परिंदे कहानी, परिंदे है जो 1957 और 60 यानी जब हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। जब परिंदे कहानी की बात हो तो 1957 में प्रकाशित हुई है। जब परिंदे कहानी संग्रह पूछा जाए तो आप 1960 टिक करेंगे। यदि परिंदे के बाद 1957 या 60 कोई भी आ जाए तो आप एक क्लिक कर सकते हैं, एक ही आएगा, ऐसा नहीं होगा कि 57-60 दोनों आ जाएं। नंबर 14 पर है कोसी के घटवार, 1957 या 58 में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई है कहानी। नंबर 15 है लाल पान की बेगम कहानी, 1957, ये कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई है। नंबर 16 है राजा निर्बंसिया, 1957-58, प्रकाशन वर्ष है। नंबर 17 पर है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, 1958 में प्रकाशन वर्ष है। अपरंपरा कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई है। 18 नंबर है पिता कहानी, जो 1965 में प्रकाशित हुई है। नंबर 19 पर है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1970। नंबर 20 पर है अमृत सरा गया, प्रकाशन वर्ष है 1973, हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। हिंदी कहानी का काल क्रमानुसार है। जीवन है जो हिंदी कहानी जो राइटर लगे हुए हैं पूरे कहानी में, उनके जो कहानीकार हैं उनका जो जीवन क्रम क्रोनोलॉजी ऑर्डर बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको सब एक ही जगह नोट डाउन अपने नोट्स में किए हुए हूँ, वही आपको मैं दिखा रही हूँ। सबसे पहले आएंगे माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे, ये कभी अलग से लाइन करने वाला आ जाता है, कभी नहीं आ रहा है। हिंदी कहानीकार का जीवन क्रम आप देखिए, छोड़िए इसे, आप नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप समझ जाइएगा।
थोड़ा सा सुविधाएं के लिए खेद है। नंबर 1 पर है माधवराव सप्रे, 1871 में जन्म हुआ है। प्रेमचंद का 1880 में हुआ है। राजेंद्र बाला घोष का 1882 में हुआ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी नंबर 4 पर हैं, इनका जीवन 1883 में जन्म हुआ है। नंबर 5 पर आते हैं जयशंकर प्रसाद, इनका जीवन काल है 1889। नंबर 6 पर आते हैं राधिका रमण सिंह, 1890। नंबर 7 पर आते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, 1890। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रकाशन वर्ष 1904 है। नंबर 8 पर आते हैं जैनेंद्र, 1905 जन्म। नंबर 9 अज्ञेय, 1911 में जन्म हुआ है। नंबर 10 भीष्म साहनी, 1915 में जन्म हुआ है। नंबर 11 पर फणीश्वर नाथ रेणु, 1921 में जन्म हुआ है। नंबर 12 पर है हरिशंकर परसाई, 1924 में जन्म हुआ है। कृष्णा सोबती, 1925 में जन्म हुआ है। निर्मल वर्मा, 1929। नंबर 15 कमलेश्वर, 1932। नंबर 16 शेखर जोशी, 1932। नंबर 17 ज्ञान रंजन, 1936। आज मैं आपको अब पूरी लाइन बाय लाइन एक कहानी पढ़ाऊंगी। ये कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। इस कहानी को पहले हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, फिर इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, इम्पोर्टेंट कथन सब कुछ करेंगे। आप निश्चिंत रहिए। थोड़ा सा आप फ़ोन रोटेट करके देख लीजिएगा। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्न का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ, सुनो। बंग महिला की ये कहानी है। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है, अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी इस सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने तो सही, पर कम काम सदा से एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपके डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफ़र बदली का कोई नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती है? बड़े खेद की बात है। बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशील गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई है। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसे? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन, निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज दें। आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे,
क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो नहीं हैं ही नहीं, जो आपकी अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। ये गोरे और काले के भेद पर व्यंग्य किया गया है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भी भर्ती करके अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे, वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभु भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इसका अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन ही नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलिडे यानी छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिससे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो आवश्यक उचित ही है। वहाँ के कल कारखाने को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़कदादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही हैं। भगवान निशानाथ जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वत की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं। अपनी उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती हैं। आपके देवलोक में जितने देवता हैं, उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा, पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है हमारे श्वेतांग महाप्रभु गढ़ को। जहाँ कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुँह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या रे बिचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखी। हरिपदोद्वा त्रैलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं, वह भी अब स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहाँ तहाँ मोटे बृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। कलकत्ता की तुलना अमरावती से की गई है। वहाँ ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणापाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि
निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिट टकसाल को देखकर सिंधु तनया, आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको उनके लाभ भी हों। आप जो अनादि काल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक शशधर शशलांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तने होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? शायद आप पर यह बात अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि अब आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़कर फेंक दें। अब भारत में न तो आपके और न आपको स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय ही के वंशधरों का साम्राज्य और न अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीप वासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्यवैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराज नाम मात्र के हैं, वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते हैं कि राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेकर के आएं। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर ना करें आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े, तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ की इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुँचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटों में कर डालेंगे। अच्छा, मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का
उत्तर न दिया, परंतु आपके इस मौनावलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना कबूल करके एक दफ़ा यहाँ जरूर आएगा। एक बंग महिला। राजेंद्र बाला घोष की एक कहानी लाइन बाय लाइन चंद्रदेव से मेरी बातें हमने कंप्लीट किया है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने दृष्टि वाली बुक से उठाया हुआ है, देखते हैं आप। प्रकाशन वर्ष है इसका 1904, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ये कहानी निबंध के रूप में है, पत्रात्मक शैली में लिखी कहानी है। भवदेव पांडे इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। कहानी के भीतर आए हुए विषय हैं पक्षपात, कलकत्ता की बात, वाहन यानी चप्पल, एकता का सूत्र, परिवर्तन, ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा, बिजली, तंत्र विज्ञान, कानून। प्रतिपाद्य इसका उपनिवेशवाद के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है। यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग्य है। अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य है। रंगभेद एवं पक्षपात का चित्रण है। सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया है। इस कहानी में उच्च शिक्षित वर्ग के काठ के पुतलों से तुलना की गई है। भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह चंद्रदेव से किया गया है। प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है। मसलन कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर व्यंग्य है। चंद्रदेव से मेरी बातें। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज दें। स्त्रियों की दशा का वर्णन है, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करती है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है इस कहानी में। देसी राजाओं की रीढ़ विहीनता का वर्णन है। गंगा पर बन रहे पुलों, बांधों के मार्फत आधुनिक विकास की आलोचना है। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारे अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ का ईडन गार्डन तो परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। भ्रमण करने आएंगे तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ अवश्य लेकर आएंगे। अंग्रेजी डॉक्टरों और ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर भी व्यंग्य है कि इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंडविधि कानून को बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। आज मैं एक कहानी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला द्वारा लिखित है। ये कहानी निबंध शैली में लिखी हुई है, पत्रात्मक शैली में। धन्यवाद।